बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका ये दिन और ये हफ़्ता, पूरा हफ़्ता कामयाबियों और खुशियों का हफ़्ता साबित हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वतन अज़ीज़ हमेशा से किसी न किसी मसले में घिरा हुआ ही रहा, और ये बहुत सारे मसाइल जिनमें हम लोग घिरे रहे, इसका बड़ा डट के मुकाबला भी करते रहे और कर रहे हैं अभी भी। इन बहुत सारे मसाइल में मुआशी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल में एक मसला जो बहुत बड़ा मसला है, जो हमारे पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए जो बहुत काबिल फ़िक्र है, वो है आबी क़िल्लत का मसला। सॉरी। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। जहाँ आबादी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ चुकी है, उसी के साथ साथ हमारी ज़रूरियात भी बढ़ चुकी हैं, और डेफ़िनेटली हमारी ख़ुराक से मामले सारे शुरू होते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारा जो हमारा शोबा देखा जाए इस मुल्क का, वो ज़राअत है, और ज़राअत के शोबे में कभी हमारे पास इतने बड़े पैमाने पे सारी ख़ुराक और ग़िज़ा मौजूद होती थी कि हम यहाँ से बाहर बेचते थे। आज हमें बाहर से पाकिस्तान में मंगवाना पड़ता है और अपना पेट भरना पड़ता है। अब ज़राअत तो तब हो सकती है जब हमारे पास ज़मीन हो, और ज़मीन तो हमारे पास है। जब हमारे पास खेती बाड़ी करने वाले हों, वो भी हमारे पास हैं। पानी नहीं है, बग़ैर पानी के ज़राअत नहीं हो सकती। और आबी क़िल्लत वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये ऐसा चैलेंज है कि अगर अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आ जाए, तो कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता। हम कहीं से किसी दूसरे मुल्क में जाके एड लेके नहीं आ सकते, कोई पानी के शॉपर भर के नहीं लाएंगे हम। हमें एक जगह से पानी आता है, वो इंडिया से हमें, मतलब जो पानी पाकिस्तान में आता है वो इंडिया के रास्ते से आता है। इंडिया अपनी मकरू स्कीमों के ज़रिए कई दफ़ा सिंध तास माहदे की ख़िलाफ़ वर्जी कर चुका है, जिसको हम आलमी अदालतों में वो केस लेके जा भी चुके हैं, और कोई ख़ास हमें उसका फ़ायदा भी नहीं हुआ है। उसने किया क्या है, उसने वहाँ पे डैम्स बना लिए, जो पानी हमारी तरफ आ रहा था। अब हमारे पास पानी को स्टोर करने की जो एक सलाहियत है, वो तो पहले ही नहीं है ना। वो तो कम से कम 120 दिन की होनी चाहिए, वो बिल्कुल हमारे पास नहीं है। वो तकरीबन 30 दिन की है। इंडिया के पास कोई 140 दिन के करीब है। तो हमारे पास सर्वाइवल के लिए ना तो कोई प्लानिंग है, कोई बंदोबस्त नहीं है, और ऐसी ही सूरत हाल में हमें आजकल डैम्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इस हुकूमत ने, चीफ़ जस्टिस साहब और इस हुकूमत ने बहुत ज़ोर दिया है कि किसी तरह डैम जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पिछले 10 साल से ये डैम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उधर का उधर ही है। वो जो चीज़ 350 अरब में बननी थी, आज वो 950 अरब में बन रही है। इतना फ़र्क आ चुका है। तो आज हम डैम की अहमियत के हवाले से बात करेंगे कि हमें डैम की कितनी ज़रूरत है, और हमारी तरजीह जो है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए डैम के हवाले से। मेरे साथ जो मेहमान हज़रात हैं, मैं सबसे पहले तारुफ़ कराऊँगा। जो हमारे पहले मेहमान हैं, ये हैं चेयरमैन CRPC, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से इनका ताल्लुक़ है, जनाब शकील बेग साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के। लेकिन जिस बात हम करना चाहेंगे उसकी वजह से खैरियत नहीं है, यानी कि जो डैम एक हमारी जो कि बेसिक है कि पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और वही इस वक्त मैं समझता हूँ नायाब होता जा रहा है। और
जिसके नुकसानात आने वाले दिनों में शुरू हो रहे हैं, बल्कि अब से ही शुरू हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर शफकत साहब, तजियाकार, इनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक ठाक कैसे हैं? अल्लाह आप का ठीक बहुत ठाक? शुक्र। ग्रेट। अच्छा शकील साहब, डैम्स बनाने के हवाले से सुस्ती का मुजाहरा आखिर क्यों किया गया? क्या हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में आबी किल्लत का कोई मतलब सामना हो सकता है, कि इसका कोई एक बैकअप होता है, बंदोबस्त होता है? मुल्क है पूरा, इतनी सरकारें आई, बदल गई, चली गई। नहीं, बिल्कुल बेसिकली ये वैसे ही है कि अगर हम थोड़ा सा देखें कि करप्शन हो रही है हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इस वक्त, करप्शन बहुत अरूज पर पकड़ी भी जा रही है, सामने भी आ रही है, JITA भी बन रही हैं। अगर इसकी भी एक JIT बननी चाहिए कि सरबराह जितने आए थे, जिन मुल्क को गुजार के गए, अयूब खान साहब के बाद कौन से सरबराह ने आके पाकिस्तान में डैम बनाया? देखिए, फिर सवाल यहाँ आ जाता है डेमोक्रेसी का, और उसका एक अजीब सा हमारे यहाँ माहौल बन जाता है। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि हाँ, एक ही मंगला डैम को हम उसको कहीं ना कहीं हम सेट करते रहे, उसके मामलात को, कि उसके अंदर पानी की गुंजाइश को बढ़ाएं, लेकिन किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को मैं समझता हूँ कि सलूट मारते हैं हम, कि आपने कम से कम एक उस बेसिक इशू को पकड़ा कि जो पाकिस्तान की जो ज़रई ज़मीन, यानी कि अंदाज़ा करें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वो ज़मीन है, खूबसूरत ज़मीन अल्लाह ताला रब्बुल करीम ने हमें दी, कि जिसके अंदर ऐसे ऐसे सोना उगलती है। ये अब वो सोने के ऊपर जाहिर सी बात है जिनकी नज़रें थी वो इंडिया के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में तो डैम की भरमार लगा दी, इस तरफ आकर उन्होंने हमारा पानी रोक दिया। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती कि यूनाइटेड नेशन में क्या हम इतने बेकार हैं, हमारी कोई सुनता ही कोई नहीं है? यानी कि इंडिया इतना बड़ा बदमाश बना हुआ है कि जनाबे वाला कि वो उधर पूरी दुनिया में हमसे, हमारे कराची जैसे शहर की आबादी जितने मुल्क हैं उनकी वहाँ पर सुनवाई हो जाती है। हम इतना बड़ा मुल्क है, 20 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, और हमारे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई नहीं। तो डैम ना बनाना, मैं समझता हूँ उन सरबराहान मुमलिकत जो पहले गुजर के गए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि खराबी है, फेलियर है उनका, और वो फिर भी हमारे पे मुसल्लत रहे, और उन्होंने डैम ना बना के, और डैम भी नहीं बनाए ना, इस तरफ कहीं कोई ऐसा काम ही नज़र नहीं आ रहा मुझे तो, कोई ऐसा पाकिस्तान में काम नज़र नहीं है जिसमें हमने ज़रूर बनाए हो पानी के। बिल्कुल सही। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने तवज्जो दिलाई कि इसको किसी भी तरह हमें कंप्लीट करना है, मगर इसकी एक बहुत बड़ी तादाद में मुखालफत भी हो रही है। ये मुखालफत करने वाले कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और पाकिस्तान में डैम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत साहब। शकील बेग साहब से हमारी वक्फे से पहले बात हो रही थी। डॉक्टर शफकत साहब, जैसा कि ये बात वाज़े है और इसको सब तस्लीम करते हैं कि पानी की किल्लत ये हमारा आइंदा एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है जिसे हम फेस कर सकते हैं, और हमें डैम्स ही वो वाहिद रास्ता हैं कि जिससे हम कुछ अपना जो है ना मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर सकते हैं पानी के हवाले से। तो जब इतना बड़ा मसला सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान का ही मसला है और डैम ही इसका हल है, तो फिर वो मुखालफिन कौन लोग हैं, वो मतलब वो किस सोच के मालिक हैं? आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? असल में बात यह है कि जब मुल्क की सलामती और बका की बात आती है तो उस वक्त तो सबको एक होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना तज़िया तो ये है कि ये मसला डैमों के हवाले से हमेशा ये जो है ना सियासी बहरान बना रहा, मतलब, और आज मतलब मुल्क की सलामती के लिए कोई नहीं सोचता, सोच नहीं रहा है। बात असल में ये, और मैं सोचना है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। देखिए, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ तो हम शायद ये अपनी जो हमारी कमी है हम ये पूरी कर लेते हैं पानी के हवाले से, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारा सिंध का है।
ये दोस्तों एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं अपने मेहमानों से इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम डैम्स के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। पानी जिस तरह हमारे मुल्क की ज़रूरत है उस बारे में बात हो रही थी। डॉक्टर शफकत साहब कुछ फरमा रहे थे। सर, आप डैम्स की अहमियत के हवाले से और जो मुखालफीन हैं उनके बारे में कि वो आखिर वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, वो कौन लोग हैं जो मतलब जिनको इस हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा, इस बारे में आप कुछ बता रहे थे। देखिए, एक्चुअली वो हम आप ही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मुल्क की बका और सलामती के लिए जो है ना भाई, कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाएगा तो सब एक होंगे, ठीक है। और अक्सर आपने सुना भी होगा सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद तो भाई ये हम आप ही हैं। यूँ समझिए, हम जब तक कि कौम की सूरत इख्तियार करेंगे उस वक्त ये मसला हल नहीं होगा ना हो सकता है। शकील साहब, आप क्या समझते हैं? हाँ जी, बेसिकली देखें, जो भी हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं बेसिकली डायरेक्ट टारगेट करता हूँ जिसने इस मुल्क के अंदर पानी के ज़खायर नहीं बनाए, वो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के इंतहाई बड़े दुश्मन थे। ठीक है। और इसलिए कि अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक घर बनाता हूँ, मैं उसमें पानी की टंकी नहीं बनाऊँगा तो मैं पानी कहाँ से लूँगा? हम ज़खायर कहाँ से लेंगे? बात इतनी सी है कि मैं तो सिंपल सी हमेशा बात करता हूँ कि जनाब वाला जिसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का ये भी एक तरीका था शायद कि आप पाकिस्तान की आवाम को प्यासा कर दें। आप जाएँ ना, बड़ा सिंध के अंदर चले जाएँ, जो ज़रई ज़मीन है वो कैसी हो चुकी है इस वक्त। आप मुझे बताएं, सिंध का जो किसान है, पंजाब का किसान है, डीजी खान का किसान है, हमारे साउथ का पंजाब का, आप उनके हालात देखें। आप बलूचिस्तान चले जाएँ, बुरे हालात हैं। हमारे करीब कराची में इस टाइम पानी नहीं मिल रहा क्योंकि जो बलूचिस्तान में बारिश होगी तो हब डैम में पानी आएगा, तो हब डैम का पानी कराची आएगा। K4 के मंसूबे हमारे नहीं हो रहे पूरे। मकसद मंसूबे क्या होंगे? जब पानी होगा तो उस मंसूबे में पानी आएगा ना। पानी का फुकदान मैं समझता हूँ, जिस तरह इस वक्त हमने डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से किया और शहादतें हासिल की और पाकिस्तानी अवाम ने शहादतें हासिल की, मुझे लगता है बिल्कुल उसी तरह की एक कैंपेन हमें अब इन डैम्स के लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर पानी के ज़खायर हमने नहीं बनाए और अगर हमने डैम्स नहीं बनाए, और हम ये नहीं कहते बड़े बड़े डैम बनाए, आप छोटे छोटे बनाए ज़रूर डैम। आप सिंध में भी डैम बनाए, आप पंजाब के अंदर भी डैम बनाए, आप KP में भी डैम बनाए, आप गिलगित बल्तिस्तान में एक दामर बादशाह जो डैम है अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ डैम है। आपने सिर्फ उसके अंदर छोटा सा एक रोल प्ले करना है, आपने उसको प्रॉपरली एक समझ ले के बनाया, उसकी सजावट करनी है, उसको एक शक्ल देनी है आपने। फिर भी उस पर अरबों रुपए तो लगेंगे ना। तकरीबन मेरा ख्याल है 2013 का था कि शायद $1400 है, एस्टिमेटेड बिलियंस की कॉस्ट है। देखिए $1400 नहीं, 14 बिलियन डॉलर। अच्छा, बिलियन। हाँ, बिलियन 14 बिलियन, सॉरी। अब आप मुझे पता, इतनी बड़ी कॉस्ट अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान को मुकद्दम रखने के लिए, पाकिस्तानी अवाम के पानी पूरा करने के, ये कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं। इससे ज्यादा कॉस्ट के तो रिश्वतें, पैसा खा गए, मर खप गए, वो भी तो है ना। सही बात है। इससे ज्यादा बड़े बड़े प्लान जो है हमने वो पूरे मुल्कों और अपने मुल्क में कई जगहों पे सड़कों के और मतलब गाड़ियों के, ट्रेनों के, और वो प्लान करके पता नहीं कहाँ कहाँ लगा भी दिए हमने। आप देखिए, हम उनकी मुखालफत तो नहीं कर रहे ना, जो उन्होंने किया चलो पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अगर उस वक्त एक पीने का गिलास पानी अगर इस पाकिस्तान के लिए आप बना देते, लेकर आते, आप उस बंदे के खिलाफ भी तो इंक्वायरी करें जो एक आपने जिसने मुआहदा किया इंडिया के साथ, जमात अली शाह नाम है उनका भी तो जरा सी इंक्वायरी करें कि वो क्या करके गए थे पाकिस्तान के साथ, वो किस तरीके से मुआहदे करके चले गए थे कि जिसके बाद आप देखेंगे इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बिल्कुल रोक दिया। अच्छा, उसने क्या किया? उसको उन डैम की उस टाइम जरूरत नहीं थी और ना वो कर सकता था, वो डैम बना नहीं सकता था, जबकि आपने इंट्रो में इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ना हमने इंडिया का मुकाबला किया कि वो डैम ना बनाए। हम उसको लेके जाते, जब वो कलभूषण के ऊपर वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट में, तो हमें भी ले जाना चाहिए ना इंडिया को कि भाई तुमने हमारे साथ मुआहदे किए हुए, आप उसकी मुखालफत, उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब कश्मीर की तरफ से जो पानी आ रहा है, हमें उस तरफ भी देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कहने का है कि अब
आने वाले जो भी चीफ जस्टिस साहब आए वो कम से कम उनका मुहासबा ज़रूर करें कि जिन्होंने पाकिस्तान के डैम नहीं बनने दिए। बिल्कुल से, बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब। डॉक्टर साहब आपको भी बेहद शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आज हमें वक्त नहीं मिल सका उस तरह, क्योंकि आज कुछ ख़बरें बहुत ज़्यादा थी आप दोस्तों तक पहुंचाने की। हम प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है अपने अख्ताम की तरफ है। सिर्फ डैम्स के हवाले से मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैंने एक डैम के बारे में पढ़ रहा था कि दियामिर भाषा डैम जो है अगर ये बन जाता है तो इससे क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। पहला फ़ायदा ये था कि जो हर साल सिंध में सैलाब की वजह से लाखों लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिनका सब कुछ बह जाता है, वो सैलाब जो हैं वो रुक जाएंगे। ये दर्जनों नदियां जो हैं वो बहती हैं नांगा पर्वत पाकिस्तान का सबसे दूसरा बुलंद तरीन और दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ है। वहाँ से दर्जनों नदियां नीचे आती हैं जो कि भाषा के मुकाम से वो वहाँ से वो दरिया सिंध में बहुत सारा पानी गिरता है और वो वेस्ट हो जाता है। वो पानी जो है वो स्टोर होगा, उससे 4,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। उस डैम के 500 किलोमीटर के एरिए के लोग जो हैं उनको जॉब्स मिल सकेंगी। मतलब और 6 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ज़मीन को ज़रई बनाया जाएगा, उसे सैराब किया जा सकेगा। ये इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं एक डैम के। अगर फिर भी हम मुखालफत करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मुखालफत इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ हो सकती है, इस डैम के साथ नहीं। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे एक अलग मौजू पे, एक अलग मेहमान से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस हवाले से बात करेंगे, जिस मौजू के बारे में बात करेंगे, उस मौजू का ताल्लुक़ डायरेक्टली वो नौजवानों से और खेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, नौजवानों से मुतल्लिक़ अगर बात करें तो हमारे यहाँ नौजवानों के लिए खेल और तफरी के हवाले से कुछ ख़ास मौक़े नहीं मिलते हैं। अगर आप देखें तो हमारे ज़्यादातर नौजवान अगर किसी खेल से वाबस्ता हैं तो वो क्रिकेट है, क्रिकेट के बाद वो फुटबॉल है, हॉकी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्नूकर, बॉक्सिंग और कुछ इस तरह के खेल हैं। मगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिकेट ही खेली जाती है और उसे ही सपोर्ट किया जाता है सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी। अब कुछ खेल ऐसे हैं जिनका हम पाकिस्तान में अगर नाम सुने तो हमें बड़ी हैरानगी भी होती है कि हैं क्या पाकिस्तान में लोग ये खेल रहे हैं। तो ये हमने सिर्फ मूवीज़ में या जो पाकिस्तान से बाहर के स्पोर्ट्स के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसी हवाले से हमने इस खेल के बारे में बात की। मेरे लिए भी आज बड़ी एक मुख्तलिफ तजर्बे की बात है कि मैं आज पहली दफ़ा किसी माउंटेन क्लाइंबर के साथ बैठा हुआ हूँ। एक ऐसे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ऐसे पाकिस्तानी माउंटेन क्लाइंबर बेसिकली हमें जितने भी क्लाइंबर मिलेंगे वो मतलब पहाड़ी इलाकों के गिरदोनवा में या उन इलाकों के लोग ही मिलेंगे। मगर ये एक इसलिए भी मेरे थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए इस चीज़ का, मुझे जब इल्म हुआ है कि ये जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ये रॉक एंड माउंटेन क्लाइंबर तो है ही, ये पाकिस्तान के चंद एक क्लाइंबर्स में से एक हैं और सिंध के वाहिद माउंटेन क्लाइंबर हैं। लाड़काना से इनका ताल्लुक़ है। असद अली मेमन हमारे साथ हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक। इस खेल के बारे में वैसे मुझे भी कुछ ख़ास नॉलेज नहीं है, तो कैसे ख्याल आया आपको कि माउंटेन क्लाइंबिंग की जाए? मतलब किसको देखा पहली दफ़ा या कि क्या देख के ऐसी कौन सी जहन में बात आई कि आपने कहा कि यस मैं ये खेल खेलूँगा? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है। अच्छा, ये बात है जब मैं कॉलेज लेवल पे होता था तो कॉलेज लेवल पे मेरे काफ़ी दोस्त होते थे, कुछ क्रिकेट खेलते थे, कुछ फुटबॉल पे जाते थे, कुछ तरह तरह की गेम्स। उस टाइम से मुझे इन ट्रेडिशनल जो हमारे मुल्क में अमूमन जो मोस्टली कॉमन गेम्स होती हैं उनमें कभी भी शौक़ नहीं था।
मुझे ऐसी स्पोर्ट्स में, ये मुझे कंफर्म था मैंने आगे जाके स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन ये नहीं था कि मैंने ट्रेडिशनली जो हमारे कॉमन किस खेल में जाना ये नहीं पता था? ये नहीं पता था। अच्छा। तो बाय द टाइम मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट कर ली, तो मैंने कहा क्यों ना हम एक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाएं। वो टाइम था जब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये फील्ड इज़ सूटेबल फॉर मी, क्योंकि इस फील्ड में पहले कोई भी नहीं था, क्यों ना इसमें कदम बढ़ाया जाए, क्यों ना इसमें एक ट्राई किया जाए। वो टाइम है और आज टाइम है, उस टाइम से लेके अभी तक अल्लाह का शुक्र है इस फील्ड में मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, क्लाइंब भी कर चुका हूँ, बहुत से माउंटेन्स भी किए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी इन दिस फील्ड। अच्छा, ये बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग ये है क्या? मतलब सर चोटियाँ सर करनी होती हैं या मतलब थोड़ा इस बारे में बताइए मुझे। अच्छा, लोग कंफ्यूज करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा। माउंटेन क्लाइंबिंग एक पूरा एक समझने एक स्पोर्ट है, रॉक क्लाइंबिंग उसकी एक ब्रांच है। अच्छा। वो अलग से नहीं है, रॉक क्लाइंबिंग माउंटेन क्लाइंबिंग की एक ब्रांच है। माउंटेन क्लाइंबिंग में ये होता है कि आपने कोई भी एक पहाड़ी एक पीक उसको टारगेट किया और आपका गोल होता है कि आपने उसको क्लाइंब करना है समिट तक, मतलब आपने उसको पूरा सर करना है फिर वापस आना, ये कहलाती है माउंटेन क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में ये नहीं होता कि आपने कोई सर करना है, बेसिकली आपने एक वॉल होती है उसको वर्टिकली क्लाइंब करना होता है आपके हाथों और पैरों की मदद से, ये कहलाती है रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। और माउंटेन्स जो होते हैं वो अमूमन आपको नॉर्थर्न एरियाज़ में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ होती है, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग जो है वो आप इंडोर भी कर सकते हो, इंडोर जिम्स होती हैं, अकेडमीज़ होती हैं, तो आप उस हिसाब से वो कर सकते हैं। आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या दोनों करते हैं? मैं दोनों करता हूँ। अच्छा, उसके लिए तो हाथों की ग्रिप बड़ी मैटर करती है, ऐसे ही है ना इसमें? वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो हाँ। पहले शुरू में बहुत मुश्किल होता था, फिर दिन में 6-7 घंटे आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, फिर आपकी ग्रिप मजबूत होती है, फिर आप हो जाते हो। और सारी जो ताकत है वो आपके इन शोल्डर्स की और बाजुओं की, ये नॉट रियली। आपको फिट होना चाहिए, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग की मैं आपको एक बेसिक टिप बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छा रॉक क्लाइंबिंग होना है तो आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। अमूमन लोग ये समझते हैं कि हमारे मसल्स जो अपर बॉडी के मसल्स हैं वो टाइट हो गए या स्ट्रांग हो गए तो हम हाथों की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपकी अपर बॉडी सिर्फ इसलिए होती है कि आपको सहारा दे सके और आपको बैलेंस दे सके। आपका असल जो स्ट्रेंथ होती है और आपको जो ऊपर पुश करना होता है वो आपके लेग्स के थ्रू होता है, तो इसलिए आपकी लोअर बॉडी कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथन हो एज कम्पेयर टू अपर बॉडी। पाकिस्तान से बाहर भी आपने क्लाइंबिंग की है? मोस्टली मैं अभी तो नहीं, पिछले साल ही नेपाल गया हुआ था। अच्छा। मई में, तो वहाँ पे बहुत से तजुर्बात हासिल किए। एवरेस्ट बेस कैंप तक गया मैं, वहाँ पे बहुत से दोस्त मिले जो मोस्टली दूसरे ममालिक से थे, उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ भी आप जैसे ही सारे, अच्छा ये नौजवानों का ही खेल है मेरा ख्याल है? ज़रूरी नहीं है। हाँ। आपके जज्बे बुलंद होने चाहिए, तो आप एज डजंट मैटर। अच्छा, क्योंकि फिटनेस इतनी चाहिए होती है इसमें। तो हमारे यहाँ भी मेरा नहीं, जो चंद एक हैं वो उसमें भी कोई कुछ ज़्यादा मैच्योर एज के तो खिलाड़ी कोई भी नहीं है इसमें। वो हमारे यहाँ ये है कि हम इतना डाइट पे अपनी क्या कहते हैं एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते। अगर आप अमूमन बाहर के मुल्क में जाओगे ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो 40+ के लोग भी रॉक क्लाइंबर अभी तक हैं। अच्छा। 40+ के, क्योंकि उनकी डाइट मेंटेन है, वो एक्सरसाइजेज प्रॉपर करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे वो ट्रेनिंग्स करते हैं, इसलिए वो। अच्छा। तो अब तक वैसे कितनी पहाड़ियाँ सर कर चुके हैं? हाँ, न्यूमरस की हैं, गिनती के हिसाब से तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप नाम के स्पेसिफिकली बात करें तो मैंने शुरू करी थी अपनी एक अगर आप माउंटेनियर हो या आपका शौक है माउंटेनियर बनने का और आपने पहाड़ी सर करनी है, तो एक माउंटेनियरिंग का हब कहलाता है जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिस करते हो, वो है शिमशाल। हुंजा अगर आप गए होंगे, हुंजा से आगे तकरीबन 2-2.5 घंटे आप आगे जाएंगे तो शिमशाल एक एरिया है, तो वहाँ पे मैंने एक माउंटेन क्लाइंब किया था। वो था तकरीबन 6,050 मीटर्स का, उसका नाम है मिंगलिक सर। अच्छा। और ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, शुरू में तो मुश्किल था, लेकिन हौसले बुलंद थे तो कर लिया था। तो कितना वक्त लगा आपको? हाँ, ये लगा था तकरीबन 2 हफ्ते लगे थे हमें। 2 हफ्ते आप वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहे? रास्ते में स्टे भी किए होंगे आपने? अच्छा, होता ये है कि हम नॉर्मल लोगों को कहते हैं ना कि हमें इतना टाइम लगा, वो कहते हैं ये क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आपका नेचुरल फोर्सेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अब वो क्या? मिसाल के तौर पे आप बेस कैंप तक आ गए, वेदर ख़राब हो गई, बारिश हो गई, हेवी स्नोफॉल हो गया,
या विंड्स तेज़ हो गई, तो आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप ऊपर जाओ। वो बहुत रिस्की होता है। हम तो पहले से रिस्क लेते हैं कि वहाँ जाके, लेकिन वो डबल रिस्क हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम वहाँ पे स्टे करें, वेदर कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर हों तो हम ऊपर जाएं। तो ये करते 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 अप्रोक्सीमेटली 1-2-3 हफ्ते लग जाते हैं। ओके, तो ये तो अच्छा खासा इक्विपमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता होगा। और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, क्योंकि ना? आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, पूरा जो भी निर्भर करता है वो आपके इक्विपमेंट पे करता है। हाँ, और इसके जो इक्विपमेंट है ना, वो वर्ल्ड के टॉप 10 स्पोर्ट्स हैं। ये माउंटेनियरिंग वाइड मतलब टॉप 10 स्पोर्ट्स में है जो जिसके इक्विपमेंट जो है बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जब आप किसी भी पहाड़ी पे जाओगे ना, एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाने के बाद आपको एक ऑक्सीजन मास्क चाहिए होता है, क्योंकि अच्छा। द हायर यू गो आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो हाँ, जाती है। हाँ। तो आप ब्रीथ करने के लिए आपको एक अलग से सप्लीमेंट ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसकी अगर कॉस्ट जो है ना वो 2 लाख से ऊपर है। उस सिर्फ मास्क की 2 लाख से ऊपर है, वो जो उस पूरे टूर में आपको चाहिए होता है। चाहिए होता है। के और दूसरी मज़े की बात, आप वो मास्क 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप उसका जो लाइफ टाइम है ना वो बहुत शॉर्ट होता है किसी भी इक्विपमेंट का। उसको आप मैक्सिमम 2 से 3 एक्सपीडिशन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो मतलब हम हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं कि इक्विपमेंट भी हमारा नया हो और लाइफ भी हमारी बची रहे, रिस्क भी हम कम लें, ये फील है ये। ओके, ये तो कुछ काफ़ी मेरे लिए दिलचस्प मालूमात हैं और वो बड़ी स्ट्रेंज भी हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि नए लोग जो है वो कैसे आ सकते हैं, और उसके अलावा आपके टारगेट्स क्या हैं, इसको कैसे जो है वो आसान किया जा सकता है जो लोग इसका शौक़ रखते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज मौजूद हैं असद अली मेमन, जो कि पाकिस्तान के चंद एक माउंटेन रॉक क्लाइंबर्स में से एक हैं और सिंध के वाहिद जो माउंटेन क्लाइंबर हैं हमारे साथ मौजूद हैं आज। ये एक ऐसा खेल है जिसके हवाले से बहुत कम मालूमात होगी आपके पास, या बहुत कम शोज़ में या टीवी पे बहुत कम प्रोग्राम्स आपने इस हवाले से देखे होंगे। पाकिस्तानी क्लाइंबर्स के हवाले से हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे साथ आज एक माउंटेन क्लाइंबर मौजूद है। वेदर मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा चैलेंज आपके खेल में होता होगा। नो डाउट है ना, क्योंकि जहाँ से आपका ताल्लुक़ है एक मैदानी इलाका है सिंध, और यहाँ से जब आपको क्लाइंबिंग के लिए जाना होता है तो वो जितनी ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, बर्फ़ से छुपी हुई ज़्यादातर आपको मिलती होंगी। तो उस सर्दी का मुकाबला करना, और वहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि रास्ते में कोई बर्गर शॉप हुई आपने रोक के बर्गर खा लिया जनाब, या कोई मतलब आपको पूरा बंदोबस्त करके इतने दिनों का ऊपर तक लेके जाना वज़न के साथ, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ज़रा अपने उस टूर के बारे में बताएं हमें कुछ। अच्छा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो है लारकाना। अच्छा, लारकाना इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30+ होता है। जी जी, मतलब गर्मी होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है लारकाना में। रमज़ानों में अगर आप देख लें तो वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो हम जैसे लोग अगर गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं तो नो डाउट सर्दी भी तो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये लारकाना वाले लोगों की खुसूसियत है, सीरियसली। ठीक है। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद जब हम मोस्टली ये होता है कि हम एक टूर अरेंज करते हैं जिसमें 6-7 लोग हो गए, मतलब कुछ दोस्त हो गए, एक्सपीडिशन मेंबर्स हो गए, और कुछ होते हैं जो हमारे हेल्पर्स होते हैं। हर मतलब मैं एज ए इंडिविजुअल हर काम तो नहीं कर सकता ना, जाहिर सी बात है। एक बंदा चाहिए जो हमें चाय बना दे, या एक बंदा चाहिए जो हमें टेंट्स लगा के दे, क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हो, हम यहाँ पे बात तो आराम से बात करते हैं कि ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आपकी आई साइट कम हो जाती है, आप देख नहीं सकते। तकरीबन मेरे ख्याल से 50 मीटर्स भी आप उससे ज़्यादा दूर नहीं देख सकते, क्योंकि फोग होती है, रिसेंट स्नोफॉल्स होती हैं। तो इसलिए आपकी मदद, आपके उनको बोलते हैं पोर्टर्स, आपकी पोर्टर्स की मदद चाहिए होती है। तो वो वहाँ पे मुकामी होते हैं वो लोग? ये एक गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप किसी भी एक्सपीडिशन पे जा रहे हो, वो जहाँ पे वो माउंटेन है, जहाँ पे वो पीक है, आपने उस सराउंडिंग में से ही लोगों को हायर करना है अपने एक्सपीडिशंस के लिए। इजीली मिल जाते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, वो मेरा ख्याल है वहाँ के लोगों का रोजगार ही यही होता होगा।
अच्छा, तो वो सामान वगैरह लेके आपके साथ ऊपर जाते हैं, तो वो क्लाइंबिंग में हेल्प भी करते होंगे वो एक उनका एक रूल होता है कि वो एक सर्टेन हद तक आते हैं, मतलब जैसे बेस कैंप हो गया ना, वो वहाँ तक आते हैं, उससे आगे हमने अपने खुद पे करना होता है। जैसे अच्छा। वो सारी फैसिलिटीज़ हो गई, खाना हो गया, वो चाय हो गई, वो हमें बेस कैंप तक देते हैं। और बेस कैंप तक जाने के लिए आप और मैं आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन असल जो चैलेंज होता है वो बेस कैंप से ऊपर जाने का होता है। वहाँ पे आप अकेले होते हो, वहाँ पे आपके साथ कोई नहीं होता। आपके पास एक बैग होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन बोतल होती है और थोड़ी बहुत आइसेस होती है, आप खुद अकेले जा रहे होते हो। ओके, इसे खेल कहा जा सकता है? मतलब क्योंकि खेल में तो हार जीत होती है, इसकी हार जीत क्या है? ज़िंदगी और मौत। अगर आप जीत गए तो आप सही सलामत वापस आ गए, अगर आप हार गए तो आप वापस नहीं आओगे। ओके, तो ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी चोटियां हैं, ये जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, इनके लिए कितनी अट्रैक्टिव हैं, और इसमें इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ में नेपाल के बाद सेकंड नंबर पे माउंटेनिंग रीजन के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपने माउंटेनिंग करनी है और सोच रहे हो कहाँ जाऊँ, तो पाकिस्तान से बेटर नेपाल के बाद कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मैं अभी नेपाल में आपका मिसाल दे रहा हूँ, मैं नेपाल गया हुआ था मई में, तो एक पूरा कमर्शलाइज सिस्टम किया हुआ है। आप यहाँ से जाओगे तो आपको ये चीज़ अवेलेबल है, ये चीज़ अवेलेबल है। अगर मैं K2 बेस कैंप पे जाता हूँ यहाँ पाकिस्तान में, तो K2 बेस कैंप जाने से पहले मैंने किसी एक शहर से जो तकरीबन 200-300 किलोमीटर दूर होगा बेस कैंप से, वहाँ से सारी चीज़ें उठानी भी खुद है, लोग भी जमा करने, फिर मैंने K2 बेस कैंप तक जाना है। उस शहर से लेके K2 बेस कैंप तक बीच में कोई ऐसा सीन नहीं है या कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो मैं अवेल कर सकूं। खाना पीना रहना करना सब कुछ मुझे खुद से लेना है, खुद से वहाँ तक जाना है। यानी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, मतलब वैसे सहूलतें नहीं हैं बीच में। आपको अगर एक प्लान करना है सर करने के लिए, तो वो सारा कुछ आपने अपने बिहाफ पे ही करना है। अच्छा, तो ये जैसा कि आप बता रहे थे कि इसका जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा है। अच्छा, इसमें हफ्तों लग जाते हैं एक करने पे, तो ये तो काफ़ी एक एक्सपेंसिव खेल है। तो ये एक टूर पे या एक मतलब जो आपका होता है टास्क होता है, उस पर कितना खर्च हो जाता है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये वेरी करता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें ना, तो किसी भी 6000 मीटर्स की बुलंदी से ऊपर वाली पीक पे लाखों में खर्च आता है, लाखों में ऑन एवरेज बात बता रहा हूँ। क्योंकि आपने तकरीबन 2-3 हफ्ते रहने, वहाँ का खाना, वहाँ पे पोर्टर्स को सैलरी वगैरह देना, क्योंकि वो सारे हमारे साथ होते हैं, कैंपिंग करना, ऊपर जाना करना, इनके अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उसका रेस्क्यू वगैरह, वो सब मिला के लाखों में आ जाती है। ओके, तो कैसे आप अफोर्ड करते हैं, और या फिर इतने लाखों लगाने के बाद कैसे वो रिकवर कैसा होता है, कैसे होता है, या कुछ इस बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि देखें, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका दिल करता है कि वो जाएं, और वो भी उनके मतलब महसूस करते होंगे कि वो कर सकते हैं। तो आप कैसे उन सारी चीज़ों को पॉसिबल कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें, बाकियों के लिए हेल्प हो जाए। देखें, वो लोग जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे ये छोटे हैं या मुझसे बने, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत महंगा स्पोर्ट है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सिवाय क्रिकेट के किसी स्पोर्ट्स को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। आप पब्लिकली बात करें या प्राइवेटली बात करें, सब लोग क्रिकेट पे फोकस करते हैं। सारे जो भी हैं स्पॉन्सर्स, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सब जो स्पॉन्सर करते हैं वो करते हैं मोस्टली रिनाउंड क्रिकेट को। तो इस फील्ड को ज़रूरत है कि पब्लिक या प्राइवेट स्पॉन्सर जो भी हैं, इसको थोड़ा सा आएँ, इसमें थोड़ा सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि वो लोग जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म हो कि वो आराम से आके इसमें अपनी वो मेहनत करके एक बुलंद मकाम। आपने कभी बात की, स्पॉन्सर हासिल करने की कोशिश की हो, या किसी गवर्नमेंट के किसी स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं उनसे कभी रब्ता किया हो? सिंध के तो हैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो। देखिए, सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्शमार साहब, मैंने उनसे एक दफ़ा मुलाकात की थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो हम्बल हैं, वो बहुत केयरिंग भी हैं, वो खुद क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं तो उनको आइडिया है।
उन्होंने तो मुझे ये कहा है कि हम आपकी जितनी हद तक हो सके सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस सपोर्ट की अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब अमली तौर पे मुझे सपोर्ट करेंगे। कहने की हद तक तो एक अलग चीज़ है, वो फिजिकली वो मतलब कब तक मुझे वो ठीक है, सपोर्ट करते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, मुनीम बंगश बात कर रहा हूँ हंगू से। वालेकुम अस्सलाम, मुनीम साहब कैसे हैं? ठीक हैं? सर बिल्कुल खैरियत है, आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का। बताइए अच्छा क्या सर, कहेंगे? बड़ा प्यारा मौजू है और हमारा बहुत मौजूद मेहमान असद अली साहब को भी हम सलाम पेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बहुत खूबसूरत टॉपिक पे बात हो रही है। देखिए पाकिस्तान जो है माशाल्लाह कुदरती मनाजिर से जो है वो मालामाल है और बहुत अगर हम देखते हैं खासकर हमारे अपने जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या बाहर की दुनिया से जो लोग आते हैं, वो बाहर की दुनिया में जाके भी पाकिस्तान की खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ आने की कोशिश भी करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का वो फुकदान नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जाती। अभी जिस तरह के इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है और बड़े बड़े इस तरह के नाम हैं जिन्होंने इन इलाकों में जो है बड़े बड़े मिशन सर किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमती सतह पर इनको मुनासिब सपोर्ट किया जाए और अमली तौर पर इनके लिए काम किया जाए तो ये शोबा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा और इसमें खासी हद तक जो है पाकिस्तान की जो सियाहत का शोबा है खासकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सही, बेशक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा असद अली मेमन, आपने इतने मुश्किल और इतने ख़तरनाक, तो ख़तरों से भरे हुए आपने खेल को अपने लिए चुना है, तो जब भी कोई ख़तरे की बात करते हैं तो ठीक है, जो सबसे पहली जो रुकावट होती है, मतलब जो आपको उस ख़तरे से रोकती है, जो आवाज़, जो ताकत, वो फैमिली होती है, आपकी माँ होती है। तो इस खेल में जाते वक्त जब आपने फ़ैसला किया या आपके इस शौक़ को देखते हुए घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था, उस बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव हैं, ना सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक, मेरे एकेडमिकली भी। वो ये जानते हुए भी कि ये ज़िंदगी मौत का खेल है, मतलब एक वो मना तो नहीं कहते, वो कहते हैं इसके अलावा कुछ और कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज लेवल पे था ना, एक होता है पीयर प्रेशर कि आपने नहीं ये बनना है, ये बनना है, नहीं नहीं ये बनो। कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने डॉक्टर, तुमने इंजीनियर, तुमने ये बनना है, तुम वो करो जो तुम्हें बेहतर लगे। तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलती थी। फिर मैं जब स्पोर्ट्स पे आया तो उनको मैंने बताया मुझे ये पसंद है, ये करता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे ज़ाहिर सी बात उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, कुछ भी, मॉरली या कुछ भी। तो वो कहते थे ठीक है तुम करो, जहाँ तक तुम हम सपोर्ट कर सके तुम्हें करेंगे, लेकिन कोशिश किया करो कि तुम सही सलामत हो, सब कुछ हो, कोई ऐसा वैसा ना हो। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी वो कौन सी जो चोटी है, ऐसी कौन सी माउंटेन है जो आपका ख्वाब है, आप चाहते हैं कि बस मुझे इसको सर करना है? K2, अनडाउटेडली K2। K2? बड़े बड़े लोग आते हैं K2 को सर करने के। अभी हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक एक्सपीडिशन टीम है, अभी अभी की बात बता रहा हूँ मैं, जो विंटर्स में K2 को अटेम्प्ट कर रही है। ओके। तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन विंटर्स में किसी ने इतना डेयरिंग काम अभी तक नहीं किया। K2 जो वर्ल्ड रिनोन डेंजरस माउंटेन है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद आता है K2, तकरीबन 200 मीटर से कम है K2, लेकिन वो एवरेस्ट से भी बहुत मुश्किल है। तो वो हर माउंटेन का ड्रीम होता है कि वो K2 को तो सर करे ही करे। क्या ऐसी वैसी मुश्किल उसमें किस तरह की वो मुश्किल होती है? टेक्निकल माउंटेन है। कुछ अच्छा। माउंटेन्स होते हैं लेंदी, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आपने स्टेमिना आपको चाहिए होता है, आपने चढ़ना होता है। लेकिन K2 लेंदी कम है, लेकिन वो टेक्निकल बहुत है। टेक्निकल से मुराद ये कि आपने अपने पाँव, अपने हाथ एक प्रॉपर जगह पे रखने हैं। अगर आपने उस जगह से हट के कहीं और पे रखे तो चांसेस ये होते हैं कि बर्फ़ का तोबा या कुछ भी एवलांच वो गिर जाए और आपको बहा के लेके जाए। वो टेक्निकल बहुत है। और ये विंटर्स में तो ये खतरा ज़्यादा होगा। बहुत खतरा है। ये एक टीम्स आई हुई है, 5-6 लोग मेंबर्स आए हुए हैं, वो अटेम्प्ट कहाँ के हैं ये फॉरेनर्स हैं और कुछ लोग नेपाल से। अब आपने बात करी थी ना कि हम लोकल्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते, अब इस टीम ने लोकल्स को हायर ही नहीं करा। इस टीम ने अपने नेपाल से कुछ, जैसे हम यहाँ पे पोर्टर्स कहते हैं, वहाँ पे हम शेरपास कहते हैं, जो आपको मदद करे। तो ये टीम अपने साथ वो लाई है क्योंकि वो थोड़े से एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं। तो
वहाँ पे कर रहे हैं K2 का। ओके, अच्छा एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। या भाई आप कैसे हैं? सर पहले तो अपने मेहमान को सलाम हो। इनके लिए मैं शेर अर्ज करना चाहूंगा। तू शाही नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह, वाह, तो बात ये है कि हम चट्टानों पे चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ना सीखे तो हमें जिंदगी तकलीफ और जिंदगी की तगोदो का एहसास हो। क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि नॉर्मली नहीं लाते लोग। अब मैं जब नेशनल ज्योग्राफिक देखता हूँ, चीजें देखता हूँ, हमारे ही पहाड़ों पे हमारी तो वो हमसे ज्यादा उनको पता होता, वो बता रहे होते। हाँ। तो अगर हम ये अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे तो हमारी तरफ लोग आएंगे भी, और एक हमारा एक जरिया भी बनेगा सयाहत का भी, और एक एक्सप्लोरेशन का भी तरीका बनेगा। जी हाँ, जी तो हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो इवेंट्स है ना, ये जो क्लाइंबिंग है, ये माउंटेन क्लाइंबिंग इतना आसान काम नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी डेडिकेशन, बहुत हार्ड, आपकी जान बहुत सख्त होनी चाहिए। आपका यानी आप मरने के लिए भी तैयार होते हैं ना हर वक्त। मेरा जो सवाल भाई से ये, आपने मुझे बताया कि आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा, क्योंकि ये इतना टफ जॉब है, ये अगर शौक के अलावा कर ही नहीं सकता आदमी, इससे ये नहीं हो सकता कि ये किसी प्रोफेशन के तहत करे। जब तक आप और सिंध में तो हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं इसमें। तो आप मुझे बताइए, आप के अंदर कैसे डेडिकेशन आई, आपने किससे इंस्पायर होकर ये काम शुरू किया? जनाब ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो फिर ये बताइएगा कि आप किससे इंस्पायर होकर आपने इस खेल की तरफ आने का सोचा। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। तो असद अली मेमन साहब से बातचीत का सिलसिला जारी था, वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ गए थे और वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, याहिया साहब, जिन्होंने पूछा था कि आपने किससे मुतासिर हो के इस खेल को चुना और किसने आपको इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा इस खेल के हवाले से। जनाब। या भाई, आपको मैं ये जवाब दूंगा कि शुरू से ही जब मैं कॉलेज लेवल पे था तो मुझे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मेरे कुछ दोस्त थे जो इस फील्ड में थे, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं, वो बाहर होते थे, तो वो पिक्चर्स वगैरह शेयर कर रहे होते थे, तो उनको देख देख के इस फील्ड में मैं आ गया। ये था मेरा शुरुआत। अच्छा। तो आप जब पाकिस्तान में जब इस तरह की कोई चोटी वगैरह सर करने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए जो ग्रुप्स जाते हैं, तो वो ग्रुप्स कहाँ के होते हैं? बाहर से ग्रुप्स आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है आपको, उनका हिस्सा बनना होता है, या यहाँ के लोग अलग ग्रुप बनाते हैं? इस बारे में बताइए कुछ। ये डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ कंपनियां पाकिस्तान की हैं जो एक अरेंज करती हैं एक ग्रुप का कि हम यहाँ तक जाना है, और कुछ फॉरेनर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने मिसाल दी K2 के लिए एक फॉरेनर्स टीम आई हुई है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। नहीं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और दुआ कि वो अचीव करके आए टारगेट जो लेके गए हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मुझे बताइएगा, ये जैसा कि आपने कहा कि ये ज़िंदगी और मौत का खेल है, इसमें हार जीत यही है और इससे बड़ी हार जीत कोई नहीं हो सकती। ज़िंदगी की हार है और ज़िंदगी की जीत है। कभी मौत को करीब से देखा? बहुत दफ़ा। तकरीबन 4 साल हो गए हैं मुझे, और ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जो एक लम्हे के लिए मैं रुक जाता हूँ, यार मैं बच गया, अब क्या करूँ आगे, ये सोच होती है उस टाइम पर। लेकिन फिर होता है कि अब बच गया, हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है, तो अभी बचा दिया, आगे भी बचा देंगे। तो ये एक मोटिवेशन फोर्स होती है जो मुझे बचा देती है। डर लगा कभी? लगता है, लेकिन आप उससे यूज्ड हो जाते हो, फिर इतना उसका इम्पेक्ट नहीं होता। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं तकरीबन 2016 की बात है या 17 था, इसके बीच में एक एक्सपीडिशंस का हिस्सा था मैं। और वो एक बेसिकली एक ट्रेनिंग थी, हमने एक क्लाइंब भी करनी थी और एक ट्रेनिंग का भी हिस्सा था। तो हम तकरीबन 6000 की बुलंदी पे पहुंच चुके थे, हमने और ऊपर जाना था। अब हालात ये थे कि जैसे वेदर चेंज हो गई, तो रीसेंट स्नोफॉल हुई थी, मतलब हम जिस रात को निकलने वाले थे उससे एक दिन पहले स्नोफॉल हुई थी। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, जैसे आप माउंटेन पे जाते हो तो एक ग्लेशियर्स होते हैं, एक बर्फ़ के एक बड़े से प्लेट्स वगैरह जैसे आपके, तो वो ग्लेशियर्स बहुत नाजुक था, नरम था, हमें ये नहीं पता थी बात। हम चले गए अपने रूट से जाते एक पॉइंट आया जहाँ पे हमने थोड़ा सा, क्योंकि 3-4 लोग होंगे ना, तो वो एक प्रेशर, एक जगह पे सर्टेन प्रेशर आएगा तो वो खिसकेगा अपनी जगह से, ठीक। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही हमने 4 लोगों या 5 लोगों का एक फोर्स एक जगह पे, सर्टेन जगह पे ऊपर हाइट पे पड़ा,
तो एक पूरा वो ग्लेशियर नीचे गिर गया, पूरा ग्लेशियर तेज़ फोर्स के साथ नीचे हो गया। और ये वाक़या था, एक इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि मैं मेरे साइड से होके ये गुजरा है। ओके, खैर ये बेस्ट ऑफ लक। आप हम जो काम कर रहे हैं, जिस खेल से आप जुड़े हुए हैं, मुझे इतना पता है कि जब आप उसे सर करते होंगे, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, जब ये माउंटेन क्लाइंबर किसी भी चोटी को सर करता होगा तो सबसे पहला काम जो होता होगा वो सब्ज़ हिलाली परचम है जो वो लहराना होता होगा। तो आप इस परचम को बुलंद करने के लिए इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और नौजवानों के लिए, आप ख़ास तौर पे वो नौजवान जो इस खेल या पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए चंद अल्फाज जो हैं वो आप कुछ कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपने हार्ड वर्क करना है। एक कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आप मेहनत करो और चाहो कि मैं जल्दी से कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कीप वर्किंग हार्ड। आप अपनी फील्ड में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स में हो, किसी में भी हो, अगर मुझे देख के मेरी फील्ड में आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। इसमें आप मेहनत करें, आप तकरीबन अपने आप का 100% दें, बाकी आप किसी और पे छोड़ दें। आप अपने पार्ट अपना प्ले करें, आप अपना पार्ट प्ले करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, होपफुली आपका गोल अचीव होगा। थैंक यू सो मच असद अली मेमन, आप हमारे साथ मौजूद थे। और डेफिनेटली हम सब माउंटेन क्लाइंबिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है, मगर जो करना चाहते हैं उन्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, ये जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, आप या जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ जाइए, वक्त गुजारिए कुछ वहाँ पे और तो हाइकिंग कीजिए, इन खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ हुई। और बाकी जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो वो ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करें और स्पॉन्सर्स दें ताकि ये इस तरह के खेल में भी पाकिस्तान अपना नाम पूरी दुनिया के सामने बना सके। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।